मैं कुछ भी करूंगी बट मैं हाउसवाइफ नहीं बनूंगी, ये चीज़ मुझे कैसे भी करके प्रूव करनी है। पेरेंट्स का कुछ हद तक सपोर्ट करना और कुछ हद तक सपोर्ट ना करना वो भी रहता है। ये एक अलग जिंक्स है और आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको चैलेंजेस नहीं फेस हो रहे कुछ? हम क्लाइंट के लिए जो उनकी स्टोरी है उसको इस तरह से फनल में क्रिएट करते हैं, इस तरह से कि उनकी टारगेट ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाए इजीली। मैं आपका जब वो प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसमें एक CFS नेटवर्क या फ्रेमवर्क की बात हुई थी, क्या है वो? तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम लिंक्डइन प्रोफाइल को फनल में क्रिएट करें। हर किसी का ब्रांड है बट उसको ऑनलाइन कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आपको एक Have you ever thought that you can also go to the founders and other CEOs of the company? लोग फेक स्टोरीज भी क्रिएट करते हैं थ्रू AI। कितना परसेंट आपके पास ऐसे फाउंडर्स या कोचेस आते हैं जिनकी स्टोरी वो आपको दे पाते हैं और आप उनके अराउंड उनकी ब्रांड बिल्डिंग कर पाते हैं? आर यू क्रिएटिंग एनी फ्रेमवर्क फॉर दीज गर्ल्स फ्रॉम द Tier 3 cities? इसमें हम वुमेन्स को हेल्प कर रहे हैं। जो आपकी कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी कम्युनिटी है? इन फ्यूचर हमारा मेन यही है पर्पस ज़्यादा कि ज़्यादातर हम Tier 3 की गर्ल्स को हेल्प कर पाएँ। So one myth about personal branding that you love to kill forever. पर्सनल ब्रांडिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं होती है। एक हैबिट जो फ्रीलांसर्स को इस साल डेफिनेटली बिल्ड करनी चाहिए। आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। Today's episode is about visibility with substance and a bit of confidence, which is built through skill and not noise. And my guests today are Arnika and Safalta, the two beautiful young women who are quietly doing powerful work in the personal branding space and the design space. Safalta works closely with Indian executives, leadership, career, and parenting coaches, people who already have credibility, experiences, and results, but struggle with visibility that truly affects or reflects their authority. She believes you don't need to go viral to be valuable, but you need clarity, positioning, and messaging that makes people trust you the moment they land on your profile. Whereas Arnika, on the other hand, is a premium graphic designer who helps coaches and small businesses stand out through high converting visuals, strong brand personalities, identities, and smart LinkedIn optimizations. Her work speaks for itself. Clients don't just hire her once, they keep coming back. So, for carousels or cheat sheets to full visual branding, she turns basics into professionals. And together, they're also building Syscast, a community-driven platform for newbie freelancers, especially small-town girls, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे. These small-town girls who want to earn online with some clarity, systems, and confidence is what they are shaping it up with. This conversation is not about trends. It's about building trust, authority, and long-term brand value in the right way. So let's get into these conversations with them. Welcome on board. थैंक यू सो मच सर। पहले तो थोड़ा अपना बारे में बताएं. ओके श्योर। सो बेसिकली आई एम ए पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट। सो मैं कोचेस को हेल्प करती हूँ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में मोस्टली, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम फ्रीलांसर्स को भी हेल्प करते हैं, जहाँ पर हम न्यूबीज़ एंड स्मॉल टाउन गर्ल्स को मोस्टली हेल्प करते हैं उनकी फर्स्ट अर्निंग करने में। सो अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, सो मेरी जो स्कूलिंग है, मैं बोल सकती हूँ हम दोनों की स्कूलिंग हमारे पापा की स्कूल से हुई है। सो जैसे पापा की स्कूल से हमारी स्कूलिंग हुई है तो मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थी। सो मैं कभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस भी फील करती थी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ऑलरेडी सब काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पर्सन्स है, सब ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो मैं घर में सबसे छोटी थी और मैं इस चीज़ से हमेशा डर लगा रहता था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, शायद मैं कुछ लाइफ में कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरा हमेशा से डाउट था। एंड फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर भी हर किसी के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है, एक ना एक एडवांटेज तो होती ही है। मेरे अंदर एक चीज़ था कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। सो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का एक यही था कि मैं हर किसी से नॉर्मली डिस्कशन कर पाती थी, मैं बात कर पाती थी लोगों से, उनके बारे में जान पाती थी। तो उससे मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर अभी कभी भी आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको अपना बेसिक नॉलेज जो है ना उसे बेटर करना होगा। तो हमने ट्राई किया कि मैं 10th क्लास में जाऊं और 10th क्लास में जाकर बेटरली अच्छे से लर्निंग करूं। 10th क्लास में मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, लर्निंग पे फोकस किया मोस्टली। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद मैं इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छे से लाइफ में
स्टडी में कुछ बेटर कर पाऊँ। बट उसी टाइमिंग पर मुझे लगा कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ। मेरा ड्रीम था फ़ैशन डिज़ाइनर बनना, पर धीरे-धीरे ये भी मुझे रियलाइज़ होगा कि जहाँ पर हम बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ से आउटसाइड जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो पापा ने मुझे बोला, उस टाइमिंग पर लॉकडाउन था, सबका ट्रेंड चल रहा था कि आप बायो ले सकते हो। बायो लेने के बाद आप ईज़िली डॉक्टर बन सकते हो, मुझे ऐसा बताया गया। तो मैंने सोचा चलो मैं बायोलॉजी ले लेती हूँ। अपने पास के ही स्कूल से मैंने बायोलॉजी में 12th किया एंड धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नीट का एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपना नीट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइमिंग पर जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि शायद क्लियर नहीं होगा। मेरे 100 मार्क्स भी टच नहीं हो पाए थे बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग की वज़ह से मेरे 100 भी टच नहीं हो पाई। वहाँ पर सब कुछ नेगेटिव में चला गया। तो उस टाइमिंग पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेबी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मैं ड्रॉप ले लूँ तो शायद बेटरली मैं डॉक्टर बन पाऊँगी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बाहर जाना होगा, मुझे स्टडी करनी होगी, मुझे नीट के बारे में सीखना होगा। बहुत मैंने मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत वो मेरे करनी। से होगी नहीं। हाँ, बिल्कुल, तो मैंने पापा से बोला कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ और मुझे आप नीट के एग्ज़ाम के लिए बाहर किसी कोचिंग में डाल दो, वहाँ पे मैं ईज़िली क्रैक कर लूँगी। बट पापा ने बोला कि नहीं, बाहर नहीं जा सकते हो, गर्ल्स हो, ऐसे सेफ नहीं है, मैं तुम्हें इतनी दूर कैसे भेज दूँ? तो उस टाइमिंग पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अब मैं अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ मतलब एंड ही हो गया था, क्योंकि मेरी जो क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वे बाहर जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डाउट था कि मैं अपनी लाइफ में अब कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो एक दिन पापा ने बोला कि तुम अब हमारे यहीं के कॉलेज से बीसीए कर लो। तो उस टाइमिंग पे मैंने मना कर दिया कि मुझे बीसीए नहीं करना है, मैंने बहुत मना किया, मैं रोई थी उस टाइमिंग पर। तो मेरी सिस्टर ने मुझे आर्निका ने एक रील शो की। उन्होंने मुझे बोला कि एक बार इस रील को देख लो, अगर तुम्हें बीसीए नहीं करना तो मुझे बता देना, बट एक बार देख लो। उस रील से मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे एक डायरेक्शन मिली। तो वो रील मैं बोलना चाहूँगी कि वो एक फ़ेमस इन्फ्लुएंसर की रील थी, जहाँ पर वे बता रहे थे, एमबीए चाय वाला, आई होप कि आप लोग जानते हो। उनकी रील में उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, उससे आपकी शादी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, जिससे शादी हुई है उससे मोहब्बत कर लो। तो ये छोटी-सी लाइन ने मुझे डायरेक्शन दी, मुझे चॉइस दी कि अगर आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो उस चीज़ से मुझे पता चला कि हाँ, अगर मैं अब बीसीए कर रही हूँ, तो बीसीए में क्या-क्या चीज़ है, मैं कैसे उसमें ग्रो कर सकती हूँ, उस चीज़ के बारे में मुझे सोचना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे रियलाइज़ किया कि शायद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हूँ। तो मैंने अपना जस्ट एक स्टेबल जॉब के लिए लिंक्डइन पर अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ से मैंने इंटर्नशिप फाइंड करना स्टार्ट की। सो मार्केटिंग निश को मैंने फाइंड किया। उस टाइमिंग पर मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही अपने फर्स्ट सेम में एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, और जब मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे अपने सेकंड सेम में फर्स्ट इंटर्नशिप मिल गई, जो कि मेरी अनपेड इंटर्नशिप थी। अनपेड इंटर्नशिप से मुझे आइडिया लगा कि शायद लाइफ में एक होप आई है, जहाँ पर मैं ऑनलाइन वर्क कर सकती हूँ और धीरे-धीरे इस चीज़ को मैं बेटर कर लूँगी। तो वहाँ पर मेरी चीज़ें डेवलप होती चली गई। मैंने अराउंड 7+ एजेंसीज़ के साथ वर्क किया एज़ अ मार्केटिंग नीश में। सो वहाँ से मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई थी बेसिक, पर अभी भी एक चीज़ से अंदर थी मेरे कि मैं कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर पाती थी। मैं अर्निंग कर रही हूँ, काफ़ी बेटर चल रहा है सब कुछ, बट मैंने कॉलेज में कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं अर्निंग कर रही हूँ उस टाइमिंग पर। तो हर कोई सोचता था कि शायद सफलता कुछ भी नहीं कर रही है, एक एवरेज गर्ल ही है। तो टीचर्स भी मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि शायद ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगी, ये नॉर्मल एवरेज गर्ल है, ना ही दूसरों को पढ़ने देती है और ना ही खुद पढ़ती और है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सफलता अपने नाम के हिसाब से चल रही है। हाँ, मैं शायद यही बोल सकती हूँ, क्योंकि उस टाइमिंग पर हर कोई मुझे यही बोलता था। टीचर्स मुझे काफ़ी रूडली बिहेव करते थे, बोलते थे कि सफलता तुम खुद तो पूरे दिन बोलती रहती हो, बस बात ही कर लो तुम पे बातें ही बनाना आता है। तो सफलता किसी एंगल पे आके लगता है कि जो हमारा टियर 3 का माइंडसेट है, जो हुँ, कभी बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट हुआ करता था कि पापा बताते थे कि हमें ये करना है, हुँ, मम्मी बताती थी हमें ये करना है, या हमारा समाज में बताता था हमें क्या करना है, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते थे। हुँ, आपने वो किया, हुँ। कितना टाइम लगा आपको उस चीज तक पहुंचने में? ओके, तो मैं ये सिंपली बोलूँगी कि मैंने स्टार्ट किया था इस जर्नी को एनालाइज़ करना कि मुझे कब क्या चीज़ करनी है मेरे फर्स्ट ईयर में, बीसीए फर्स्ट ईयर में। सो मुझे अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं, एंड इस पूरी 3 इयर्स की जर्नी में मैंने सोचा है कि हाँ, अब मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। सो अगर आपके अंदर विलिंगनेस है कुछ किसी भी चीज़ को करने की, तो नो डाउट आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप को एनालाइज़ करना होगा, एक्सप्लोर करते रहना है। तो ये सिंपल सी चीज़ आप फॉलो करोगे तो आप नो डाउट कर सकते हो। तो ये जो आपका जो जर्नी रही उसमें फर्स्ट ईयर में ही आपने कमाना शुरू कर दिया था? यस, मैंने फर्स्ट ईयर में ही मतलब स्टार्ट कर दी थी अर्निंग करना। तो हाउ वाज दैट फिगर, लाइक 3 फिगर, 4 फिगर, कितना था वो?
ओके, तो 1.8 के मैंने फर्स्ट टाइम अर्निंग की थी। वो बहुत ज़्यादा कम था, आई नो, बट उस टाइम पर जब मैं अर्निंग कर रही थी मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कर भी सकती हूँ क्या, क्योंकि ऑनलाइन 1.8 8 के। के, अच्छा, ओके। यस। हाँ, नहीं ठीक है, आई मीन आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वो मोटिवेशन चाहिए होता है। 1.8 के छोटी बिल्कुल। रकम नहीं है, बट फिर भी वो मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, तो क्योंकि उस टाइमिंग पर आइडिया ही नहीं था कि हम ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं क्या। करेक्ट। तो ये जो आपने फ्रीलांसिंग ही उस समय करी थी। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैंने अपने खुद के क्लाइंट से वर्क किया, देन उसके बाद मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया, जहाँ से मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में पता चला। तो अराउंड 7+ एजेंसी के साथ वर्क करने के बाद अब मैं कॉन्फिडेंस फील करती हूँ और अब मैं खुद के और क्लाइंट से वर्क खुद कर एक रही हूँ। एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से, थोड़ा मार्केटिंग की तरफ नीश होने की बिल्कुल। वजह से, यू कैन इजीली राइट। कैलकुलेट व्हाट यू रियली वांटेड टू डू। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अर्निका का भी हाथ है। यस, वो यस। मोटिवेशन उसी ने दिया। तो बिल्कुल। अर्निका, तुम्हारी स्टोरी क्या है फिर? यस, तो आई एम अर्निका भारद्वाज, आई एम ए ब्रांड डिज़ाइनर एंड मैं मेनली कोचेज़ और फाउंडर्स को हेल्प करती हूँ। एंड अलोंग विद दैट, जैसे सफलता ने बताया कि हम न्यूबीज़ को, मेनली गर्ल्स को भी हेल्प करते हैं थ्रू आउट देयर जर्नी, कि वो अपनी फर्स्ट अर्निंग एंड या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी एक लाइन से स्टार्ट हुई थी कि मुझे कुछ भी बनना था, बट मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना था। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बैक देन इन स्कूलिंग की बात करें तो मैं ऑलवेज़ एक ब्राइट स्टूडेंट थी, ऑलवेज़ टीचर्स की फेवरेट, जो कॉलेज में हमेशा, स्कूल्स में हमेशा जिसने टॉप किया है। बट लाइफ का मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव तब देखा जब मेरे स्कूल और कॉलेज कंप्लीट हो गया। मैंने देखा कि लाइफ में फेल भी हो सकते हैं। ये मैंने स्कूल और कॉलेज के बाद रियलाइज़ की ये वाली चीज़। ऑलवेज़ ब्राइट स्टूडेंट थी तो मुझे लगता था कि मुझे ईज़िली सक्सेस मिल जाएगी डेफ़िनेटली। 12th में मैंने पीसीएम लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी दीदी को, मेरी बड़ी दीदी हैं, उनको पास के ही ग्रेजुएशन करा दी गई कॉलेज से, तो मुझे पता था कि मुझे भी यहीं से कुछ ना कुछ ऑप्शन करना है। तो उसके बाद मैंने किया बीए। 12th में पीसीएम लेने के बाद मैंने बीए चूज़ किया। बीए करने के बाद मुझे लगा लाइफ अभी एंड हो गई है, बीए से कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बीए से कुछ अच्छा स्कोप है ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि यूपीएससी हम कर सकते हैं, तो मैंने यूपीएससी प्रिपेयर किया। यूपीएससी में मैंने अराउंड 1-2 ईयर अपना दिया खुद सेल्फ स्टडी से, बट वहाँ भी मुझे लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ टाइम इन्वेस्ट करके। मैंने अपने फादर को भी बोला कि हम ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं या फिर आप स्टडी के लिए मुझे कहीं भेज दो, बट वही था सेम कि उन्होंने मना कर दिया। एंड उस टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन भी था, तो उन्होंने घर से कोर्स के लिए भी मना कर दिया कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि इतने पैसे में तो आपकी शादी हो जाएगी। तो मुझे बस वहीं से ये लाइन मेरे माइंड में आ गई थी कि मैं कुछ भी करूँगी बट मैं हाउसवाइफ नहीं बनूँगी, ये चीज़ मुझे कैसे भी करके प्रूव करनी है। इसके बाद मैंने यूपीएससी को स्किप किया, साथ में फिर जब बीए कंप्लीट हो गया तो मैरिज प्रेशर था ही, वो बना हुआ था, तो मैंने साथ में एमए में एनरोल किया। एमए में जाने के साथ-साथ मैंने यूजीसी नेट को प्रिपेयर किया। यूजीसी नेट का जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो वो ठीक गया। मुझे लगा कि यस मैं कर सकती हूँ। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगा कि यस मैं डेफ़िनेटली कर सकती हूँ, बट जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया तो वो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो डे मुझे याद है, मैं नाइट में आके बहुत ज़्यादा रोई थी कि सच में ये भी नहीं हो रहा है मुझसे अब, तो इसको भी स्किप करते हैं। एंड मैं और सफलता उस नाइट रात में अराउंड 2 पीएम तक हम दोनों ने बैठ के टॉक की थी कि तो अब हम ये क्या वही करें? नाइट तो नहीं थी जिसमें आपने इस सफलता को रील दिखाई? नहीं, नहीं, उस दैट वो नहीं था। अनदर नाइट। अच्छा। तो हम दोनों ने बैठ के टॉक किया कि हम क्या करें, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड फिर हमने देखा कि चलो भाई कुछ करते हैं। सफलता ने मुझे बताया कि वो लिंक्डइन पे उस टाइमिंग पे उसने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप ग्रैब कर ली थी अनपेड, तो उसने मुझे बताया ऐसे आप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी लिंक्डइन पर हम जॉब फाइंड करेंगे डेफिनेटली दोनों। तो उसके दौरान मैंने जब मेरा इकोनॉमिक्स था मेरे पास एमए में, तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स में ही अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनी इकोनॉमिक्स का। मैंने उसमें इंटरव्यूज़ भी दिए, उसमें मैं फर्स्ट इंटरव्यू में हो गई, कभी सेकंड में नहीं हुई, तो ऐसे करके चलता रहा पैरेलल चीज़ें। बट फिर मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बेसिक्स ही मुझे लगा कि अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं बनी हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैं किसी चीज़ को कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए नहीं बनी है, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज़ वो भी एक फ़ियर था कि घर वाले शादी कर देंगे, तो वो बिल्कुल बना हुआ था। इसके साथ-साथ मुझे लगा कि और ये अब भी फियर था कि अगर शादी होगी तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल, ये तो था ही कि शादी के बाद तो लाइफ़ होती ही नहीं है। इसके साथ-साथ मैंने फिर इसके पीछे भी हाँ, कोई वजह है? बिल्कुल। अजम्पशन जो लिया कि उसके बाद कोई लाइफ, क्योंकि मैंने तो बहुतों को देखा है शादी के बाद भी जॉब करते हुए। आपके लिए कोई वजह है इसके लिए? बिल्कुल, मतलब हाउसवाइफ से मुझे हेट तो नहीं है, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट मुझे ये है कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड हो।
बिकॉज हम जहाँ से हैं स्मॉल टाउन से, डेफिनेटली वहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो वुमेन्स शादी के बाद काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिनकी शादी के बाद लाइफ इतनी बेटर नहीं होती है। एंड वो भी डिपेंड करता है कि हमारा पार्टनर कैसा है, कैसा पार्टनर मिलता है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, तो हम अपनी लाइफ को किसी पे डिपेंड होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैंने बीएड में भी एडमिशन सिर्फ इस वजह से ही ले लिया कि मेरी शादी ना कर दी जाए, इसलिए मैं स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। एंड साथ साथ हम सोशल मीडिया मैनेजर मैं फिर बनी, जब मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देखा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने सोशल मीडिया मैनेजर एक्सप्लोर किया सफलता के साथ साथ। वहाँ पर फिर मैंने अपना एक दिन पोर्टफोलियो क्रिएट किया, सफलता ने मेरा पोर्टफोलियो चेक किया कि तुम्हारा पोर्टफोलियो तुमने बहुत सुंदर क्रिएट किया है, तो तुम डेफिनेटली डिज़ाइंस एक्सप्लोर कर सकती हो। उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग में देखा कि यस, डिज़ाइनिंग भी एक नीश है, यूट्यूब्स के थ्रू फ्री रिसोर्सेज वगैरह फाइंड किए कि कैसे हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद अभी हम दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर हमने सिसकास्ट भी लॉन्च किया एंड अभी हमारी अराउंड 4+ मेंबर्स की टीम भी है। तो बस हम अपनी जर्नी से यही चाहते हैं कि हम वुमेन्स को डेफिनेटली हेल्प कर पाएं उनकी फर्स्ट अर्निंग करने में और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। अनिका, एग्जैक्टली जो नैरेटिव आप लेके चल रही हैं कि हम पढ़ लिया, फिर शादी हो गई, फिर हम सेटल्ड हो गए, ये नैरेटिव टियर 3 सिटीज में और 2 सिटीज में अभी भी बहुत होता है। मतलब इट्स वेरी प्रेलेवेंट कि इट्स देयर। और पेरेंट्स का कुछ हद तक सपोर्ट करना और कुछ हद तक सपोर्ट ना करना वो भी रहता है। ये एक अलग जिंक्स है और आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको चैलेंजेस नहीं फेस हो रहे? कुछ चैलेंजेस मैं कहना चाहूँगी, चैलेंजेस हर एक कदम पर चैलेंजेस है, बट जब तक आप नहीं अपने लिए खुद के लिए नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी नहीं आने वाला है कुछ भी करने। तो वो हमें कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव एक ब्रेक करना होगा खुद से ही। जो हमारी बिग सिस्टर है उनकी जब मैरिज कर दी गई थी विदाउट बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो हमारे लिए एक लाइफ का हार्ड फेज था, बिकॉज हमें सेम लाइफ नहीं चाहिए थी। बिकॉज पार्टनर इन फ्यूचर कैसा होगा उस पर जस्ट हम इस एक वर्ड पे अच्छा होगा या नहीं होगा, उस एक वर्ड पर हम अपनी पूरी लाइफ दाव पे नहीं लगा सकते थे। तो पेरेंट्स का डेफिनेटली स्टार्टिंग में किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, अभी सपोर्ट्स है, बट जब हम कर देते हैं तो डेफिनेटली सब सपोर्ट करते हैं। बट स्टार्टिंग में खुद चैलेंजेस सब फेस करने होते हैं एंड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, अब भी चैलेंजेस हैं एंड चैलेंजेस आगे भी डेफिनेटली रहेंगे। और सफलता, जब मतलब ये तो डिज़ाइन नर्ड अप हो ही चुके हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक अलग अलग डिज़ाइंस बनाए हैं, आपने भी उसकी बात करी है। मैं आपका जब वो प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसमें एक CFS नेटवर्क या फ्रेमवर्क की बात हुई थी, क्या है वो? ओके, सो CFS फ्रेमवर्क हमारा क्लैरिटी, फनल एंड सिस्टम का एक फ्रेमवर्क है, जहाँ पर हम जब क्लाइंट से वर्क करते हैं तो मोस्टली क्लैरिटी, फनल एंड सिस्टम। ओके, राइट। सो इसमें जब हम क्लाइंट से वर्क कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली वर्क करते हैं क्लैरिटी वाले पार्ट पर, बिकॉज जब आपकी क्लैरिटी होगी, आप अपने आप को जानते हो कि आपको क्या पोजिशनिंग करनी है अपनी, तो आप इजीली स्टैंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम वर्क करते हैं कि 30 डेज के लिए क्लैरिटी वाले पार्ट पर। देन हमारा सेकंड पार्ट होता है फनल पार्ट, जहाँ पर हम क्लाइंट के लिए जो उनकी स्टोरी है उसको इस तरह से फनल में क्रिएट करते हैं, इस तरह से कि उनकी टारगेट ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाए इजीली। एंड हमारा थर्ड पार्ट है सिस्टम, वहाँ पर हम कंसिस्टेंसी में मेन फोकस कर रहे होते हैं कि कंसिस्टेंट रहे, सिस्टम क्रिएट करे क्लाइंट के लिए, एंड जो उन्हें अचीवमेंट चाहिए, जो उनकी आउटकम्स है वो उन्हें ईजिली अचीव हो पाए। सो ये हमारा फनल सिस्टम है। तो ये आप एज अ CFS फ्रेमवर्क आपने बनाया है, आप जिस पे काम करते हैं, आप एक डिजाइन नर्ड हैं। ये दोनों का कल्मिनेशन, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग में आपने इनका कैसे मैरी किया है? आपने कैसे इन दोनों को एक साथ मिलाया है? ओके, सो जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? पर्सन्स का उनकी फोटो देखते हो, उनका बैनर चेक करते हो। जो बैनर में कॉपी होती है, जो बैनर डिजाइन होता है, उसमें आपका क्लैरिटी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और साथ में आपका डिज़ाइन, अगर आपका डिज़ाइन आपकी क्लैरिटी वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट नहीं कर सकता, राइट। तो हमें फर्स्ट पार्ट पे क्लैरिटी वाले पार्ट पे वर्क करना होता है कि आपकी पोजीशनिंग हमें कैसे करनी है। उसमें R&D का जो मेन फोकस होता है वो जस्ट ये नहीं कि वो गुड लुकिंग डिजाइन बना दे, नहीं, उसका मेन फोकस होता है कि वो मीनिंगफुल डिजाइन बनाए, जो एक्चुअल पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को, वहाँ पे उनकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे। सो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम लिंक्डइन प्रोफाइल को फनल में क्रिएट करें, एक्चुअल उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे। सो यही चीज़ हम वहाँ पे लिंक्डइन पर प्रेजेंट करते हैं। एंड जब एक मीनिंगफुल डिज़ाइन हमारी ब्रांडिंग एंड स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है तो नो डाउट जो ब्रांड बनता है वो दिखता नहीं है, वो फील भी होता है। सो हम ऐसे ही अपने क्लाइंट्स को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। क्या मैट्रिक्स डिफाइन होती है इसके पीछे? ओके, सो मैट्रिक्स हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम पोजीशनिंग पे वर्क करें। फर्स्ट पोजीशनिंग की क्लाइंट एक्चुअल में क्या करते हैं एंड उन्हें किस चीज़ में कैसे हेल्प करनी है दूसरे पर्सन्स को, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है।
देन सेकंड पार्ट पे हम वर्क करते हैं उनकी कंटेंट स्ट्रेटजी पे, जहाँ पर उस स्टोरी टेलिंग, उनकी स्टोरी को एक्चुअली उनके फेलियर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू डिजाइंस, थ्रू उनके कंटेंट के थ्रू, कॉपी हम कैसे राइट कर रहे हैं, उनकी इमोशन को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन थर्ड पार्ट हमारा होता है सिस्टम वाला पार्ट, जहाँ पर अब हमें आइडिया है क्लाइंट के बारे में कि क्लाइंट किस टाइप से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उनका इमोशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सिस्टम को मेन फोकस देते हैं कि हम इस टाइप का सिस्टम क्रिएट करें कि ऑटोमेटिकली अब क्लाइंट की जो टारगेट ऑडियंस है वो उनसे रिलेट कर पाए। आपकी टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली कौन होते हैं? फाउंडर्स? ओके, सो हमारी टारगेट ऑडियंस मेनली कोचिस है। कोचिस में मैं पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हूँ कोचिस के लिए, जहाँ पर मैं एग्जीक्यूटिव कोच, लीडरशिप कोच, करियर एंड पेरेंटिंग कोच को पर्सनली हेल्प करती हूँ। तो किस तरह से कोचेस को कैसे हेल्प किया? क्योंकि कोचेस के पास तो अपने लिस्ट ऑफ फेलियर्स है, बिकॉज दीज आर गाइज आर टीचर्स, इनको तो बताना ही पड़ेगा फेलियर्स क्या है, सक्सेस क्या है। हाउ डू यू गाइज आर हेल्पिंग देम? ओके, सो हम उनको, क्योंकि ऑलरेडी जब आप किसी बिग पर्सनैलिटी से वर्क करते हो तो उनका ऑलरेडी ब्रांड होता ही है, हर किसी का ब्रांड है, बट उसको ऑनलाइन कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आपको एक सिस्टम यूज करना होगा। आप उसको डायरेक्टली शो अप नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट आपकी क्लैरिटी वाले पार्ट में, जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्या करते हो, आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करना है ऑनलाइन थ्रू विजुअल्स। आप विजुअल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कॉन्टेंट कैसे पुश कर रहे हो, उसके थ्रू हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करते हैं क्लैरिटी वाले पार्ट पर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो आप ऑनलाइन हो एक्चुअल में उसको रिप्रेजेंट करे, वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। देन उसके बाद हम कंटेंट पे वर्क करते हैं कि कंटेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि जो एक्चुअल उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो उनके फेलियर्स है, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए। बिकॉज आई नो कि जो ऑलरेडी हम जिन क्लाइंट से वर्क कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनकी नॉलेज को हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके साथ 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन वहाँ से हमें जो उनका फेलियर्स एंड उनका जो सक्सेस वाला पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू कॉन्टेंट। सो ये हमारा मेन फोकस तो रहता है। आपका कंटेंट कैलेंडर किस तरह से डिफाइन किया जाता है? ओके, सो कंटेंट कैलेंडर में हम मेनली बात करते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वे एक्चुअल में क्या पर्सन है और वे कैसे हेल्प करते हैं उनकी, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट अप्रोच होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कोचेस को हेल्प कर रही हूँ, तो मैं हर किसी को डिफरेंटली हेल्प करूंगी। अगर मैं लीडरशिप की बात कर रही हूँ तो मैं उनके लिए डिफरेंट टाइप का कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अगर मैं पेरेंटिंग कोचिंग की बात कर रही हूँ तो उनके लिए डिफरेंट टाइप का कंटेंट होगा। तो हर किसी की पर्सनैलिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उनका स्टोरी, उनका फेलियर वाला पार्ट, उनकी जर्नी की उन्होंने कैसे किया, उनकी जर्नी कैसी थी, क्या स्ट्रगल वे फेस कर रहे थे। देन सेकंड पार्ट में हम वर्क करते हैं उनकी एक्सपर्टीज की, जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो वे अभी चीज़ों को कैसे सोल्व कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को वो सोल्व कर रहे हैं, उस वाले पार्ट में वर्क कर रहे होते हैं। देन थर्ड पार्ट वे क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट कर पाए, उनकी केस स्टडीज, उन्होंने कैसे किया था, वो जर्नी हम शो करें। तो ये तो 3 पार्ट ये में जो पर्सनल ब्रांडिंग कम्स विद एन ऑथेंटिक ब्रांडिंग एज वेल, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपने एक सिलेक्टिव कम्युनिटी को सिलेक्ट किया है अपने लिए, विच इज कोचेस स्पेसिफिकली। हैव यू एवर थॉट दैट यू कैन आल्सो गो टू द फाउंडर्स एंड अदर सीईओज ऑफ द कंपनी? हाँ, यस, मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट आउट जब किया था तो मैं फाउंडर्स को भी मैं हेल्प कर रही थी। बट धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो मेन फ़ोकस है वो कोचेस की तरफ ज़्यादा है। मुझे कोचेस को हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्ट फ़ील होता है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी पैशन के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बेटर कर रहे हो तो उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आप कोचेस को हेल्प कर पा रहे हो बेटरली, मैंने फाउंडर्स को भी हेल्प किया हुआ है। बट जो रिज़ल्ट्स है वो मैं बेटरली अपने सीएफएस फ्रेमवर्क के थ्रू कोचेस को प्रोवाइड कर पा रही थी। तो अब मैंने प्रॉपर्ली शिफ्ट कर लिया कि मैं एग्जीक्यूटिव कोच, मैं लीडरशिप कोच या करियर कोच को ही हेल्प करूँगी। सो वहाँ पर मुझे बेटर लगता है कि मैं रिप्रेज़ेंट कर पा रही हूँ अपनी स्ट्रेंथ को उन्हें। डू यू आल्सो से द सेम थिंग? नो, मेरा मेनली होता है कोचेस और फाउंडर। जैसे सफलता का मेनली अभी जब हम साथ में क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं तो सफलता का ये होता है कि वो पूरे क्लाइंट्स मीटिंग देखें एंड कंटेंट कैलेंडर एंड ऑल थिंग्स देखें। मेरा मेन फोकस होता है बैकएंड का सब कुछ हैंडल करना, पूरा टीम मैनेजमेंट एंड कैसे उनकी प्रोफाइल की पूरी रिपोर्ट रेडी करना, ऑल्सो डिज़ाइंस एंड डिज़ाइंस कॉपी, बिकॉज वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं वो सारी चीज़ें बैकएंड का देखती हूँ, सफलता फ्रंट है। Beautiful. Kind of a very deja vu feeling कि the last 2 guests उनके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा था। एक फ्रंट फेसिंग थी और एक बैक पे सब कुछ संभालती थी, तो वेरी सिमिलर। तो व्हेन इट कम्स टू यू अर्निका, अगेन आई विल गो बैक टू द सेम क्वेश्चन वेयर शी आइडेंटिफाइड दैट कोचेस बहुत रेलेवेंट होते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरीज बहुत होती हैं। सिमिलरली फाउंडर्स के पास भी स्टोरीज बहुत होती है, बट एक कुछ ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिनके पास स्टोरीज बहुत कम होती हैं, उन्हें स्टोरीज बनानी पड़ती हैं। और मैंने कई ऐसे फाउंडर्स को देखा जो चैट जीपीटी जाके पूछते हैं मेरी एक स्टोरी बना दे भाई। तो हाउ डू यू एंश्योर कि वो पर्सनल ब्रांडिंग के साथ जो ऑथेंटिसिटी आती है दैट स्टेज एज इज व्हेन यू आर डिजाइनिंग सर्टेन थिंग्स? ओके,
तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग फेक स्टोरीज़ भी क्रिएट करते हैं थ्रू एआई या फिर पर मुझे लगता है कि अगर आप फेक स्टोरी क्रिएट करोगे तो वो आप ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, ना ही पीपल आपसे रिलेट कर पाएँगे। कोई भी हो, उसकी कुछ ना कुछ स्टोरी तो होती है कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है। आप उसमें डेफ़िनेटली अपना कुछ पेन पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट अगर आप पूरी होल स्टोरी एक एआई के थ्रू जनरेट करोगे, तो वहाँ से ना आपको ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ना ही क्लाइंट आप पे अच्छे से ट्रस्ट कर पाएँगे और ना ही वो क्लोज़ हो पाएँगे। बिकॉज़ ये एक फैक्टर रह ही जाता है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मिथ। तो मैं इसमें यही करती हूँ कि डिज़ाइन्स में मेनली ये होता है कि उसमें अगर हम कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें हमें क्लाइंट की पर्सनल स्टोरी या फिर ऐसा कुछ पेन पॉइंट शो करना है, तो मैं उनसे क्लाइंट से पूरा उनका प्रॉपर एक वॉइस नोट लेती हूँ कि आप मुझे पूरा अपना पेन पॉइंट या फिर जो भी आपकी जर्नी रही है, वो आप मुझे पूरे शेयर कर दो एंड उसको फिर मैं थ्रू आउट विजुअल्स कैसे मुझे क्रिएट करना है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करती हूँ। लेकिन फाउंडर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो अपना वो पूरा रिकैप करते हैं एंड देन दे कम बैक एंड से कि अर्निका मेरे ना ये 4 पेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास तो सीरियसली अपने पेन पॉइंट्स को ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल पाता कभी कभी। मुझे बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव टू सिट डाउन एंड फोकस कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। सो आई मीन एज मी रनिंग अ कंपनी आई जनरली रियलाइज कि दिन में कुछ ऐसा हुआ है दैट आई कैन कैप्चर and I can write certain things around it. But the entire story may not be reflecting the same pain which I probably be feeling. अगर मैं आपको बता भी देता हूँ. And similarly, it happens on ChatGPT as well. कि for example, I have a pain. I wrote a pain to the ChatGPT. वो मुझे एक स्टोरी बना के दे देता है. अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट गिविंग मी द राइट ऑथेंटिक रेजोनेंस. वो मुझे हुक नहीं दे रहा है. वो एक स्टोरी लिख रहा है. ठीक है, पहला जैसे कि हुक होता है कि आपको पकड़ना है क्या है. अगर मेरा कोई पोस्ट पढ़ेगा तो सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए? हुक होती है. अब वो चीजें नहीं आती तो चैट जीपीटी तो आई सीरियसली कंडेम कि यार आपको एक मार्गदर्शन के लिए वो सही है, बट हकीकत में आपको लिखना पड़ता है. तो क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू पोर्ट्रे हियर, मेरे पास उतना टाइम नहीं निकलता है, तो कितना % आपके पास ऐसे फाउंडर्स या कोचेस आते हैं जिनकी स्टोरी वो आपको दे पाते हैं और आप उनके अराउंड उनकी ब्रांड बिल्डिंग कर पाती हैं? ओके, तो मैं आई थिंक इसमें बोलना चाहूँगी कि जब हम फाउंडर्स या कोचेस साथ वर्क करते हैं, स्टार्टिंग में जब मैं फाउंडर्स साथ वर्क कर रही थी, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस कर रही थी कि कुछ फाउंडर्स होते हैं जो अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर पाते हैं, वे वॉइस नोट के थ्रू नहीं शेयर कर पा रहे अपनी स्टोरी. तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब उन्हें ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चनर प्रॉपर फिल करवाते हैं उनसे कि उनकी एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है. हम उसमें अराउंड 40 क्वेश्चन मेंशन रखते हैं. उसमें 40 क्वेश्चन को या तो हमें वॉइस नोट के थ्रू शेयर कर सकते हैं. हर एक पेन पॉइंट पे एक स्टोरी भी शेयर करते हैं अपनी, सो दैट इन फ्यूचर अगर वे बिजी है, वे हमें अपना जर्नी की पॉइंट अभी नहीं शेयर कर सकते, तो हम उस चीज़ को बाद में रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उस मोमेंट पर जब फाउंडर्स बिजी होते हैं. बट अगर मैं अदर हैंड में बोलूँ तो हम हमेशा उन्हें पिनअप करते रहते हैं कि यार आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, आपको ये शेयर करना है. तो व्हाट्सएप पे हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं हर किसी से. हाँ, मतलब रीजन अगेन द फैक्ट इज कि आप उनको जितना भी रिमाइंडर डालते रहो, वो फाउंडर्स हैं. उनको सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि मेरी कंपनी चल जाए और मेरे पास रेवेन्यू आ जाए. तो वो उस दौरान बहुत से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जो वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं. तो उनकी ऑथेंटिक स्टोरी मार्केट में कैसे जाती होगी? तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि आप 40 क्वेश्चन का एक सर्वे पहले उनको पुश कर देते हो. किस तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग्स होती हैं यहाँ पे? ओके, तो फर्स्ट थिंग इसमें आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस टाइप का कंटेंट पुश करना चाहते हो. सेकंड, आपकी स्टोरीज, आपका फेलियर, आपके टॉप 5 फेलियर्स आप शेयर करो, आपकी अचीवमेंट आप हमें शेयर करो. एंड ऑल्सो अगर आप अपने टेस्टिमोनियल्स ड्राइव लिंक हमें शेयर कर पाओ, फोटोज जो आपकी, अगर आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो किसी भी एरिया में, तो आप उसकी जर्नी को हमें शेयर कर पाओ. आपके अचीवमेंट, जो भी आपने अपनी लाइफ में जर्नी में जो भी चीज़ें फेस की है, वो आप हमें वहाँ पे मतलब प्रॉपरली शेयर कर पाओ. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में डेफिनेटली रहते हैं. एंड उनके स्कूलिंग के टाइमिंग के क्वेश्चंस भी हम उनमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक स्टोरी है. अगर आप फाउंडर हो तो आपकी जो फर्स्ट वाली फोटो है एंड जो अभी आप करंटली वर्क कर रहे हो उसमें डिफरेंस है. एंड जब आप बिफोर आफ्टर शो करते हो तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी बिल्डअप होती है, वहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप होता है क्लाइंट को. तो वो चीज़ हम डेफिनेटली शो अप करते हैं हर किसी की पर्सनैलिटी में. ये हो गया आपका एक साइड ऑफ द व्यू जहाँ पे यूर रीचिंग आउट टू द फाउंडर्स एंड द कोचेस. आपका जो मेन गोल था वो था कि आप टियर 3 में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हो कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद प्रॉब्ली दे वुड नॉट बी स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट, सो यू हेल्पिंग देम आउट. आपने सिस्टकास्ट भी शुरू किया. तो वो मोटो, इज इट स्टिल देयर? आप उस पर काम कर रहे हो, आप बुलाते हो? क्योंकि जितने भी मैंने आपके यूट्यूब के वो देखे उसमें काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप कुछ सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं. आपके पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं.
Hmm. So how, in a separate environment, are you creating any framework for these girls from the tier 3 cities who can take advantage of you and can, bloom in their own future? Okay, तो whenever we talk about सिसकास्ट इज ऑल अबाउट फॉर आवर सिस्टर्स कम्युनिटी, जिसमें हम वुमेन्स को हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा जो सिसकास्ट है, स्टार्टिंग में ही सिसकास्ट नहीं था, स्टार्टिंग में हमने इसको सिस स्टार रखा था, बिकॉज हम सिस्टर हैं तो हम स्टार हैं, इस टाइप से हमने इसका नेम रखा था। बट इन फ्यूचर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सिसकास्ट में, जहाँ पर हम स्टोरी शेयर करते हैं वुमेन्स की, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शेयर की। डेफिनेटली वहाँ पर हम मेंस की जर्नी भी शेयर करते हैं। तो मेन हमारा पर्पस यही है कि हम वुमेन्स की जर्नी में ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएँ, एंड इसके लिए हमने अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी भी बिल्डअप की है। ऑल्सो हमने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप भी लॉन्च की थी फॉर हेल्पिंग गर्ल्स एंड न्यूबीज, Newbies as in freelancer फ्रीलांसर्स newbies? न्यूबीज। Okay. तो जो आपकी कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी कम्युनिटी है? अभी हमारी कम्युनिटी अंडर 100 है, मे बी इन फ्यूचर वो भी इंक्रीज होगी, बिकॉज हमने अभी अराउंड 2 मंथ्स पहले उसको स्टार्ट किया है बिल्ड करना। और इसमें ज्यादातर टियर 3 की लड़कियां हैं। यस, राइट। वंडरफुल। और आप इनको कुछ अप्रोच देते हो, ज्वाइन करने का कोई मोटिव देते हो? आई थिंक हम इसमें सिंपल ये बोलना चाहेंगे कि टियर 3 गर्ल्स को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वे घर से बाहर नहीं जा सकती है, उनके पास चॉइस नहीं है, तो उन्हें चॉइस क्रिएट करनी होगी। तो वो चीज़ हमारा मेन मोटिव है कि हम उनको हेल्प करें, वे हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वे हमसे पर्सनल लेवल पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वो हमारा मेन मोटो है। एंड अगर आप हमें सिंपल ये नहीं कि आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लो, नहीं, अगर आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रीच आउट कर रहे हो, तो हमारा मेन मकसद है कि आप हमें रीच आउट करो, हम आपको अपने एंड से रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो कम्युनिटी का मेन पर्पस ये है कि आप हमें किसी भी एरिया में रीच आउट करो, हम रेडी है आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपकी पर्सनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन है तो हम उसका भी रिप्लाई करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके माइंड में। तो उन सब चीज़ों को अगर आप स्टार्टिंग में सोल्व कर लो तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, नो डाउट। तो बिल्कुल। आपके हिसाब से जो आप रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, इसमें आपको कितना सक्सेस रेट मिला है? तो 100 लोगों की कम्युनिटी है, उसमें से क्या 10 भी आके आपसे कहते हैं कि मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें रिसेंटली एक पर्सन ने हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताया कि उनकी हमारे से डिस्कशन हुआ था, नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारे लिंक्डइन पर। एंड देन उन्होंने बताया कि अब मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की है। सो काफ़ी सारे पीपल्स हैं जो हमें यूट्यूब पर कमेंट करके बता रहे हैं, जो हमें डीएम में मैसेज करके बता रहे हैं कि आपकी वजह से मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की। एंड तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि लाइक हाँ, हम डेफिनेटली किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे एंड हैं। आई कैन एक्चुअली से, क्योंकि वो यूट्यूब पे जो कमेंट था वो मैंने भी पढ़ा था। तो यस, तो आपके जो फ्रीलांसर्स की जो सिस कास्ट है, इट्स डिफरेंट देन द कम्युनिटी दैट यू रन ऑन व्हाट्सएप? उसमें सब लड़के No. लड़की सभी हैं? यस हाँ, यस, yes, yes. बोथ सेम है, बट इन फ्यूचर हमारा मेन यही है पर्पस ज़्यादा कि ज़्यादातर हम टियर 3 की गर्ल्स को हेल्प कर पाएँ। तो कभी आपने उनसे सुना है कि हाँ, मुझे अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना है? कोई एक ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहोगे? यस, यस। आई थिंक आर्निका इसमें बताना चाहेगी कि उनकी जो टीम मेंबर है उनके बारे में। यस, हमारी फर्स्ट टीम मेंबर थी जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे रीच आउट किया था 1-on-1 कॉल के लिए। स्टार्टिंग में जब उनकी प्रोफाइल मैंने ऑडिट की थी, उन्होंने कहा था जस्ट मेरी प्रोफाइल को मुझे अच्छे से ऑडिट करके बताओ। तो जब मैंने उनकी प्रोफाइल ऑडिट की थी, उनको अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इवन वो अपनी वहाँ पर प्रोफाइल पिक लगाने में या फिर फ़ोटोज़ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा एफ़रेट थी, बिकॉज़ वो भी टियर 3 से हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एफ़रेट थी वो। बट अब मैं उनके साथ अब भी LinkedIn वर्क पे? कर रहे हैं, यस, लिंक्डइन पर। एंड अभी वो इंटर्न है हमारी, एंड शी इज़ डूइंग ब्रिलियंट नाउ। सो ये कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे उन्होंने बिल्डअप किया है, बिकॉज़ उन्होंने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप शो अप करोगे, डेफिनिटली कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो इंटर्न है, ये एक जेन ज़ी है, अनमैरिड है? यस। तो आपने कभी किसी मैरिड की को अप्रोच किया है, या किसी मैरिड ने आपको अप्रोच किया है कि अर्निका, मुझे कुछ लाइफ में बदलना है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं टियर 3 से आती हूँ और मेरा पार्टनर भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कैसी कोई स्टोरी आई थी ज़िंदगी में कभी? नहीं, अभी तो हमने ये चीज़ नहीं फेस किया, बट हुँ। डेफिनेटली हम उनको भी हेल्प करना चाहेंगे, बिकॉज़ इसमें मैं अपनी सिस्टर का नाम लेना चाहूँगी। मेरी सिस्टर की मैरिड हो गई थी, उनकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने से पहले, बट अभी भी हमसे कनेक्ट रहती है। वे हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछती रहती है कि कैसे मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे कर सकती हूँ। तो हम हमेशा उन्हें सिंपल ये बोलते हैं कि आप जितना भी जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है, आप उससे स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑफलाइन जाकर कर सकते हो, तो आप वहाँ से करो। तो जो भी आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है, आप उससे स्टार्ट करो, एंड नो डाउट आप ईज़िली कर लोगे। आपके एक बार सिसकास्ट के चैनल के बारे में थोड़ा-सा लाइमलाइट दो, क्योंकि
ये सारी लाइफ टाइम स्टोरीज हैं जिनके अराउंड आपने अपना पूरा पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी को रन किया है, ब्रांड को बनाया है। सिसकास्ट कैसे पिक्चर में आया और उसके पीछे का मोटिव क्या था? ओके, सो हम जस्ट लिंक्डइन पर जब पोस्टिंग डालते थे तो वहाँ पर हमारा एक स्मॉल ब्रांड था। अलोंग विद दैट हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। एंड देन हम जब लिंक्डइन पर देखते थे डेली सब पोस्ट डाल रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं या फिर वो बहुत अच्छे से टॉक कर पा रहे हैं। बीच में एक लिंक्डइन पर वीडियो फीचर भी आया था, तो सब वीडियोस भी डालते थे, सब फोटोज भी डाल रहे हैं कि आज उन्होंने इनके साथ नेटवर्किंग की। तो हम हमेशा देखते थे कि सब लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। एंड हमें बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी कह सकती हूँ मैं थी स्टार्टिंग में नहीं, कि अब अभी आज की डेट में अर्निका, आप लिंक्डइन पे तो सोशल एंजाइटी जैसी कोई चिड़िया भी नहीं है। बिल्कुल मतलब लोग आज नहीं है। आप 3 घंटे में अच्छे खासे कमेंट्स आने लगते हैं। आई मीन, फॉर मी आई ओनली सी द एंगेजमेंट पार्ट। आई मीन, लाइक्स एवरीबॉडी डज, बट व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद द पोस्ट, इट्स रियली हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल. I see you aced it perfectly. I mean, 55 comments in just 5 hours or less than 5 hours. ओके, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब आप मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करके देखोगे तो स्टार्टिंग में वो इतने नहीं आते थे, तो ये धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है। एंड जैसे हमने सिसकास्ट का बैक देन सिसकास्ट हमने कब स्टार्ट किया, तो हम देखते थे कि सब लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, बड़े अच्छे से टॉक कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि डेली ऐसे नेटवर्किंग तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा राज शमानी है या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम भी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसे हम उनकी जर्नी से सीख पाएंगे, ऑल्सो हमें नॉलेज भी मिलेगी, साथ में नेटवर्किंग कॉल्स भी हो जाएंगी। तो फिर सफलता और मैंने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे सिसकास्ट पिक्चर में आया। बताओ, हाई फाइव। जो चीज मैंने इस एज पे आके करी, आपने ऑलमोस्ट पहले ही एंड कर वी ली। रियलाइज्ड, एंड में हमने ये रियलाइज किया कि सच में वो बहुत ज्यादा काम हाँ। किया। स्टार्टिंग में हमें इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। इवन जब मैं अपनी फर्स्ट नेटवर्किंग कॉल पे गई थी, आई थिंक एक गर्ल थी, वो भी टियर 3 से थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी कि मैं अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे ले सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे ये भी नहीं पता था कि जूम मीटिंग पे मैं कैसे जाके कॉल को ऑन करूँ, कैसे उसको एंड करूँ, मुझे ये भी इवन नहीं पता था। बट जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी मैं कह सकती हूँ काफी सारी हमें चीजें पता चली है। लिंक्डइन पे भी हम अभी बहुत सारी हमें चीजें इतनी नहीं पता थी, बट जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, लिंक्डइन के बारे में नॉलेज कह सकते हैं, फिर क्लाइंट्स के बारे में, तो वहां से बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है। एंड हमें अराउंड 2-3 डीएम्स भी रिगार्डिंग दिस आ चुके हैं कि हमारे ओनली फ्री कॉन्टेंट से जो हम यूट्यूब पर पुश कर रहे हैं, वहां से लोगों की लाइफ चेंज हुई है, उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की है। और ये फर्स्ट अर्निंग से तकरीबन क्या फर्स्ट अर्निंग, मतलब यूट्यूब से उन्होंने रेवेन्यू कमाया है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमारे लिंक्डइन से content हमारे कंटेंट को देखा कि कैसे वो फ्रीलांसिंग, हमारा मेनली जो हम अभी यूट्यूब पर कंटेंट डालते हैं उसमें मेनली कंटेंट ये है कि कैसे वो अपनी फर्स्ट अर्निंग करे थ्रू फ्रीलांसिंग, या फिर वो वीडियो एडिटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर या फिर सोशल मीडिया मैनेजर। तो उन्होंने लिंक्डइन पर अपना स्टार्ट किया। मैं बोलना चाहूंगी लिंक्डइन ईजी है। लिंक्डइन से जस्ट अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है या फिर कुछ भी फर्स्ट अर्निंग करनी है तो लिंक्डइन इज B2B बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, तो हाँ, Yes. लाइक माइंडेड होते हैं तो वहां पे स्टोरी रेजोनेट करती है, बिल्कुल। विच आई एग्री। और जो तो फिर किस तरीके की सिसकास्ट पे आपके वो आते हैं गेस्ट? ओके, सो गेस्ट के लिए बोलना चाहूँगी कि हम मोस्टली अभी स्टार्टिंग में पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट को इनवाइट कर रहे थे, फ्रीलांसर्स को इनवाइट कर रहे थे जो अभी मोस्टली घर से वर्क कर रहा है, जो घर से अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव किया या फिर उनकी जर्नी आफ्टर मैरिड स्टार्ट हुई है, तो वो उन पीपल्स को हम स्टार्टिंग में ला रहे थे। बट अब हम ट्राई करेंगे हम फाउंडर्स की स्टोरी भी वहाँ शो अप करें। तो मेरे शो पे आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली, नो डाउट। जब क्लाइंट आपके साथ काम करते हैं ऑन अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, एज यू बीइंग द पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट, व्हाट दे नीड फ्रॉम यू? द रिकग्निशन, द लीड्स, या एक सर्टेन कॉन्फिडेंस दैट दे एग्री? सो पॉइंट इज, उन्होंने आपको अपनी स्टोरी बता दी, आप उनके बिहाफ पे आपने स्टोरी लिख दी, और वो दुनिया को ये पता चल गया कि ये स्टोरी इस फाउंडर ने भेजी है। जो कनेक्शन फाउंडर बिल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, सो कल को अगर उसको इनवाइट किया जाता है स्टेज पे, आइए परफॉर्म करिए, उनका लीड क्या होता है? मतलब बेसिकली व्हाट दे आइडेंटिफाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू गाइस? लीड चाहिए होती है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि वो अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट कर सकें, या उनको एक किसी तरीके की रिकग्निशन चाहिए होती है? मैं बोलना चाहूंगी कि सबका डिफरेंट एम होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि जस्ट उन्हें अपना फॉलोवर बेस इंक्रीज करना है। बहुत से ऐसे आते हैं कि उनको बस लीड्स चाहिए, फॉलोवर से उन्हें कुछ नहीं करना। बहुत से आते हैं कि उन्हें अपनी प्रोफाइल पर इंगेजमेंट चाहिए। तो सबके अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से कंटेंट स्ट्रेटजीज अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। और आई रिमेम्बर फॉलोअर से याद आया मुझे, हमने बात करी थी कि यू गाइस वांटेड टू बी आई थिंक सफलता और निका समबडी वांटेड टू बी अ ग्लोबल स्पीकर ऑन द Both. स्टेज, Yes, टेड। both. हाँ,
तो उसके पीछे का मतलब, क्योंकि अब आप तीसरी बोट में सवार हैं, सिस कास्ट, आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, और अब ये, और तीनों में जो कि अंडर कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट लड़की बैठी है मेरे सामने जो सोचती थी कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और जो यूपीएससी छोड़ के आई है, आप लोग एक ऐसे स्टेज की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू गेटिंग द सपोर्ट? बिकॉज दैट इज व्हाट द एग्जांपल वुड बी क्रिएटेड फॉर द टियर 3 गर्ल्स, दैट आप दो बिल्कुल। लड़कियां अकेले मिलके उस पाथ पे चल रही हैं जो आसान नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पाथ बिल्कुल भी आसान तो नहीं होने वाला है, बल्कि अब तक जो भी पाथ रहा है वो भी बिल्कुल ईज़ी नहीं रहा है। स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं था, बट अभी मैं बोलना चाहूँगी अभी कुछ स्मॉल सपोर्ट है। तो बिल्कुल। आई एम तो श्योर, मतलब ये एपिसोड आप अपने फादर को जरूर दिखाइएगा। नहीं, बिल्कुल, देखेंगे। फादर ने हमें बोला है सुबह ही कि मैं डेफिनेटली देखूँगा। सो इसमें मैं सिंपल ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप फेलियर हो, ये आपको डिफाइन नहीं करता है कि आप एवरेज हो, ये आपको डिफाइन नहीं करता है। आपका नॉट गिविंग अप आपको डिफाइन करता है। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस अचीव कर लोगे। ये मेरा अगला सवाल था। ओह। मैं जानना चाहता था कि जो टियर 3 में लड़कियां इस एपिसोड को जब हम एयर करेंगे, जो देखेंगी, चुपचाप देखेंगी, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं, उनके लिए आप दोनों इंडिविजुअली क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ओके, तो जो भी यंग गर्ल इस एपिसोड को देख रही है, मैं ओनली उनको ये कहना चाहूँगी, अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। नो मैटर कि आपके पास स्टार्टिंग में लैपटॉप नहीं है या फिर कुछ अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, आप बहुत स्मॉल टाउन से हो जहाँ पर आपको अलाउ नहीं है कि आप बाहर जाओ, या फिर आपकी स्टडी इतनी अच्छी नहीं है कि आप डेफिनेटली आगे जाकर कुछ अच्छी जॉब कर सको। बिल्कुल, तो इसमें मैं सिंपल ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आप नेटिव लैंग्वेज से स्टार्ट करो। जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उससे स्टार्ट करो। आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, बट आपके पास एक फ़ोन तो होगा, आप उससे स्टार्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? एंड फ़ोन में इतनी सारा फ्री कंटेंट है, आप हमारे पॉडकास्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको सिंपली बोलना चाहूँगी कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, आप एक गर्ल हो, तो आप नो डाउट सिसकास्ट को चेक करो, आपको वहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और मेरा तो आप चेक कर ही रहे हो। Cool. So let gets us to the end of our conversation. I'm sure a lot of people, आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा इस कॉन्वर्सेशन से कि कैसे under 25s are making a mark onto the road, which is not that easy. तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाता है, ठीक है? अर्निका, हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आपने मिथ वाली पॉइंट आउट किया था कि ये एक मिथ है। So one myth about personal branding that you love to kill forever. ओके, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं मिथ ये बोलना चाहूँगी कि पर्सनल ब्रांडिंग इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। Clarity, जो अब मैंने आपको बोला था, CFS का मतलब क्लैरिटी, फ्रीक्वेंसी और स्टोरी टेलिंग। सबसे मुश्किल क्या चीज़ है लोगों के लिए? आई थिंक क्लैरिटी। लोग अपने आप को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं एंड देन वे पूरी पर्सनल ब्रांडिंग को मिक्स कर देते हैं कि लाइक क्लैरिटी, उन्हें खुद तो क्लैरिटी नहीं होती है एंड देन वे अपनी पोजीशनिंग भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो क्लैरिटी पर अगर वे वर्क करेंगे तो नो डाउट उनकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाएगी। एक हैबिट जो फ्रीलांसर्स को इस साल डेफिनेटली बिल्ड करनी चाहिए। मुझे लगता है डेली शोइंग अप। मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी कि मैं डेली शो अप नहीं कर रही थी लिंक्डइन पर, बट अगर आप स्टार्टिंग में ही शो अप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आपको कुछ और डेफिनेटली अदर थिंग्स करने की नीड ही नहीं होगी। डिजाइन ट्रेंड दैट यू सीक्रेटली डिसलाइक। ओके, तो डिज़ाइन ट्रेंड, मुझे लगता है ट्रेंड्स फॉलो करना ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई डिसलाइक दैट। लोग डिज़ाइन क्रिएटिविटी ट्रेंड मर जाती है। लोग डिज़ाइन ट्रेंड्स को फॉलो करने में इतना ज़्यादा ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाते हैं कि उनकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, खुद के पर्पसेस हैं, खुद की वैल्यूज़ हैं, वो ही रियल रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड जिससे पीपल उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। What is the future for both of you with Syscast? अनस्टॉपेबल। Nice. And that's what we stood out to, I mean, specifically with me in this conversation is how intentionally both the girls think about growth. Na fast growth hai, na loud growth hai, but it's a meaningful growth. They represent a new wave of professionals who understand that branding isn't about pretending to be someone else. It's about aligning how you show up with who you are already today. And if you're a coach, a freelancer, or someone building your personal presence online and wondering why every effort that you put it doesn't translate into trust or inbound opportunities, there are real lessons that we just spoke about in this example, in this episode. And if you're someone from a small town
और आप कुछ नया जर्नी शुरू करना चाहते हो, यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि आपके आगे क्या रास्ता होना चाहिए, आपकी शादी हो जाएगी तो अब आप क्या करोगे, तो दिस कॉन्वर्सेशन इज अ प्रूफ दैट इट इज, इफ दिस एपिसोड एडेड वैल्यू टू यू, तो आपने कुछ ना कुछ उससे सीखा होगा. आई वुड रियली एनकरेज यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बोथ सिसकास्ट एंड माइन, एंड इट विल हेल्प द शो ग्रो. दोनों का, इनका भी अपना एक गोल है जो ये रीच आउट करना चाहते हैं आप तक. आपके कुछ सवाल होंगे जो ये हर समय तत्पर हैं, तैयार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए. तो प्लीज हमारी हेल्प करिए और ये एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हम इस बात को आगे तक पहुंचा सकें कि द कॉन्वर्सेशंस दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू आर लाइव इनफ फॉर यू टू लर्न as much as we are learning on this show. And do share this episode again with someone who's building quietly but seriously. And until next time, keep learning from these real journeys, real work, and real intent. And this is Collaborative Canvas Podcast signing off. Thank you. Thank you, girls. Thank Thank you. you.